गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज है 26 जून और आज के पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं। कैच द रेन कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री रिसेंटली। ऑप्शन ए है जल शक्ति मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन डी है पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ये जो कैच द रेन जो अभियान शुरू किया गया है ये क्यों किया गया है? क्योंकि ज्यादातर स्थानों पर 151 स्थानों पर जो है पानी की काफी कमी देखी गई है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए देखा गया है कि वहां पर लोग पानी की कमी से काफी जूझ रहे हैं। तो उन जिलों पर फोकस करने के लिए, यानी 151 प्लस जिले जो हैं, इन जिलों पर फोकस करने के लिए कैच द रैन अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। कैच द रैन अभियान की शुरुआत किसने की है? ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जो यहाँ के जल शक्ति मंत्री हैं C.R. पाटिल द्वारा की गई है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। C.R. पाटिल, C.R. पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इन्हीं के थ्रू जो है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रैन अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसमें जो है इस बार की जो थीम डिसाइड की गई है वो थीम डिसाइड की गई है जल शक्ति से नारी शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। जो थीम इस बार कैच द रेन की तय की गई है वो है जल शक्ति से नारी शक्ति है। जल शक्ति से नारी शक्ति, नारी शक्ति है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं हैं इस पहल में केंद्र बिंदु होंगी। क्योंकि जो मेन चीज है कि जो पानी की कमी होती है उसमें जो होम मेकर महिलाएं हैं, हाउस वाइफ महिलाएं हैं, उनको इस जो पानी की कमी की प्रॉब्लम्स को ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो उनको केंद्र बिंदु में रखा गया है। अब जैसे इन्होंने जो मिनिस्टर हैं इन्होंने बोला है कि जल से नल के लिए चलाई जा रही जो योजना थी जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन योजना थी, इसका जो लक्ष्य था कि हर घर जल पहुंचाना। लेकिन अभी भी क्या हुआ है कि 100% जल जो है लोगों के घर नहीं पहुंच पाया है, यानी कि 100% कवर इस योजना ने नहीं किया है। तो इस तरीके से जो है अब इसका मुख्य लक्ष्य कर दिया गया है कि 100% जो है ये लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने की कदम उठाए जाएं। किस तरीके से लोगों को पानी की कमी से जो जूझ रहे हैं उन तक अच्छे से पानी पहुंचाया जाए। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। इसके पहले जो 2021 में कैच द रेन की शुरुआत की गई थी उसका जो मेन उद्देश्य था वो जल संरक्षण था, यानी कि विशेष रूप से जो वर्षा का पानी है उसको कैसे जल संरक्षित किया जाए। लेकिन इस बार की जो थीम है वो है जल शक्ति से नारी शक्ति है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को सरोगेट के माध्यम से मां बनने पर कितने महीने के अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड हाउ मैनी मंथ्स लीव टू अ गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय इफ सी बिकम्स अ मदर थ्रू सरोगेट। ऑप्शन ए है 3 मंथ, ऑप्शन बी है 5 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी।
इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी। यानी कि अब जो है जितनी भी सरकारी महिला कर्मचारी हैं, अगर वो सरोगेट के थ्रू मां बनती हैं तो उनको 6 महीने का अवकाश प्रदान किया जाएगा। और ये जो भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली जो 1972 थी, 1972, इसमें जो है 50 साल बाद इस नियमावली में क्या किया गया, संशोधन किया गया। 50 साल बाद इस पुराने नियम को संशोधित करके ये नया नियम लाया गया है, जिसमें जो है शिशु के पालन के लिए अवकाश ले सकती हैं महिलाएं, उसमें 6 महीने का अवकाश अवेलेबल है। और जो इस नए नियम के अनुसार जो पिता हैं वो कमीशनिंग पिता है, अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं वो पिता, तो वो जो है अगर उनके बच्चे की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर 15 दिन का अवकाश जो है पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। यानी कि 15 दिन का अवकाश जो है वो पिता ले सकता है जो सरकारी कर्मचारी है। और जो 6 महीने का अवकाश है ये जो है ये महिलाएं ले सकती हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। तो इससे जो है काफी मतलब अच्छी बात है, क्योंकि सरोगेट जो मदर होती है उसका भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जो रियल माँ की होती है। तो उनको भी अपने बच्चे के साथ काफी मतलब जो है केयर करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से जो है केंद्र सरकार ने 50 वर्ष पुराने नियम में संशोधन किया, जो कि अभी तक कोई सुविधा सरोगेट मदर को नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ी बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा राम सेतु की खूबसूरत सैटेलाइट तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल सैटेलाइट फोटो ऑफ राम सेतु। ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है जाक्सा, ऑप्शन डी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इसरो हो सकता है, बट नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। यानी कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो है राम सेतु की बहुत ही खूबसूरत सैटेलाइट पिक्चर ली गई है, जो एक्स अकाउंट पे इन्होंने किया है। अब बात करते हैं कि ये जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये कहाँ कहाँ की है। नासा की बात करें तो नासा जो है अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की है। इसरो की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा ये भारत की है। और जाक्सा की बात करें तो ये कहाँ की है, ये जापान की है, ये जापान की है। तो इस तरीके से जो है यूरोपियन जो एजेंसी है इसने जो है सैटेलाइट की बहुत ही खूबसूरत पिक्चर साझा की है। अब बात करते हैं राम सेतु के बारे में। तो राम सेतु जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है, मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें जो है इसे और किस नाम से जानते हैं राम सेतु को, तो राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इसका राम सेतु का मतलब जो है काफी हिस्सा है समुद्र का है, जो हिंद महासागर एक और दूसरी तरफ दक्षिण की मन्नार की खाड़ी में, और दूसरा जो है पाक जल डमरू मध्य के बीच में स्थित है। और इसका काफी धार्मिक महत्व है। जो है यहाँ पर एक एक मूवी भी आई थी राम सेतु की, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखना जरूर, अक्षय कुमार की थी, जिसमें ये मतलब बात की गई थी कि इस ब्रिज का नाम आखिर राम सेतु क्यों रखा गया है। क्या ये सच में भगवान राम ने बनवाया था या फिर ये ऐसे ही इसका नाम रख दिया गया। तो उस मूवी में ये दिखाया गया साइंटिफिक रिसर्च करके कि किस तरीके से जो है भगवान राम ने ही जो है इसका, क्योंकि वहां के जो पत्थर हैं उन पत्थर पे ये रिसर्च की गई थी कि ये कितने वर्ष पुराने हैं। अगर वो राम के कार्य जब राम थे तो भगवान राम के समय के पत्थर हैं तो वो उनसे मैच करते हैं। तो हाँ, उस मूवी में यही दिखाया गया कि जो वो पत्थर हैं एडम ब्रिज के, वो सच में जो है भगवान राम के समय के हैं, और इस वजह से इसका नाम राम सेतु रखा गया। और ये माना गया कि जो है राम सेतु जो ब्रिज है इसका निर्माण जो है भगवान राम ने ही करवाया था। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है राम, ये बात हो गई राम सेतु की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोल दिया है। ये स्मारक कहाँ स्थित है? रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज ओपनड द खालूबार वॉर मेमोरियल फॉर टूरिस्ट। वेयर इज दिस मेमोरियल लोकेटेड? ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लद्दाख। यानी कि जो लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक है, इसको जो है पहली बार क्या किया गया है, भारतीय सेना द्वारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि ये काफी समय से जो है ये बंद था। ये बंद क्यों था? इसका जो है कारगिल युद्ध के जो नायक थे, यहाँ पर उनकी कारगिल युद्ध जो हुआ था, कारगिल युद्ध, इसका जो 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है पूरा देश, तो इस विजय दिवस के अवसर पर जो है भारतीय सेना ने क्या किया, ये युद्ध स्मारक जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और ये उद्घाटन समारोह जो है फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीजन के प्री कारगिल दिवस के समारोह का हिस्सा है। यानी कि जो उद्घाटन समारोह होगा, यानी फॉर एवर इन ऑपरेशंस, और ये जो है ये कहाँ पर है, ये आर्यन घाटी में स्थित जो स्मारक है उन सभी सैनिकों की बहादुरी एवं बलिदान को याद दिलाएगा कि जिन्होंने घाटी को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। यानी कि जो कारगिल युद्ध है, दुश्मन सेना ने सीमा के पास स्थित खालूबार घाटी पर कब्जा कर लिया था। तो किस तरीके से जो है अपने भारतीय सेनाओं ने लड़ाई लड़के कारगिल युद्ध में इस जो है खालूबार जो स्मारक है, इसको जो है ये घाटी खालूबार घाटी को पुनः प्राप्त किया। तो इसी वजह से इस घाटी को प्राप्त करने के बाद इसका नाम पड़ गया खालूबार युद्ध स्मारक। और इसको जो है 25वीं वर्षगांठ पर जो है खोला जा रहा है पर्यटकों के लिए, ताकि पर्यटक जान सके कि किस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने वीरता पूर्वक कारगिल युद्ध में लड़ाई करते हुए और अपनी घाटी को उन कब्जे से हटाकर अपने देश के लिए प्राउड करवाया, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 1 वीक 1 थीम की शुरुआत किसने की है? हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड 1 वीक 1 थीम? ऑप्शन ए है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं इन्होंने 1 वीक 1 थीम की जो है शुरुआत की है। अब ये 1 वीक 1 थीम क्या है? ये जो है ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है ये 1 वीक 1 थीम जो शुरुआत की है, ये किस संस्थान से संबंधित है? ये CSIR से संबंधित है, CSIR से संबंधित है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपाध्यक्ष भी हैं। अब बात ये हो गई कि 1 वीक 1 थीम है क्या। इसका जो ये है, इस अभियान का उद्देश्य तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित शोध करना, टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट हैं, उस पर क्या रिसर्च करनी चाहिए। तो उससे संबंधित बढ़ावा देने के लिए 1 वीक 1 थीम, और इसके तहत जो है टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व का पहला एशियाई विंग कल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर सेंटर बीन इस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो विश्व का पहला एशियाई विंग कल्चर सेंटर है ये इंडिया में स्थापित किया गया है। और इंडिया में कहां पर किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में किया गया है, महाराजगंज जिले में किया गया है। ये काफी प्राउड की बात है कि ये विश्व का पहला है। और जब मैंने हमेशा बोला है, जब कोई चीज पहली होती है तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि जो है
अब ये एशिया का सबसे मतलब फर्स्ट है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो है जो गिद्ध हैं उनके संरक्षण, एशियाई गिद्धों के संरक्षण करना, और उनकी गिद्धों की आबादी, जो एशियाई गिद्ध हैं उनकी आबादी में क्या करना, सुधार करना मुख्य उद्देश्य है इसमें जो है। क्योंकि ये जो है 2007 में जो IUCN है, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है, इस सूची में इनको रेड जोन में, रेड लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी कि लाल सूची में डाल दिया गया था। जब लाल सूची में किसी प्रजाति को डाला जाता है तो उसका अर्थ होता है कि ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसीलिए ये काफी खतरे में थे, और इनके निवास स्थान का अत्यधिक जो है उपयोग घरेलू पशुओं के रूप में किया जाता था। तो इस तरीके से जो घरेलू पशुओं को जो एक गैर स्टेरॉइड विरोधी दवा दी जाती है, तो उससे जो है देखा गया कि गिद्ध वो जहरीली दवा खाकर उन जो है मर रहे थे। तो उनके संरक्षण के लिए जो है उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले में, यूपी में एशियाई राजगिद्धों का पहला विश्व संरक्षण केंद्र खोला गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है। रिसेंटली व्हाट एज द केरला असेंबली प्रपोज्ड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। ऑप्शन ए है मालाबार, ऑप्शन बी है त्रावणकोर, ऑप्शन सी है केरलम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर जो रखने का प्रस्ताव रखा है वो किया है केरलम। और ये जो है साल में दूसरी बार है कि जो है केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव रखा है। क्योंकि इसके पहले भी जो है ये प्रस्ताव ऐसा केंद्र सरकार को भेजा गया था जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो है देखा जाए तो एक साल में 2 बार किसी राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया गया। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो है पिनराई विजयन। केरल के जो सीएम है वो कौन है, पिनराई विजयन। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, पिनराई विजयन, ये जो है केरल के मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें कहा गया कि जो संविधान अनुच्छेद के 3 के तहत इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया और कहा कि जो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित 8वीं अनुसूची है, हम उसमें बदलाव के पर्याप्त अनुरोध शामिल नहीं थे। और इसमें ये कहा गया है कि जो केरल है, केरल का नाम जो है ऐतिहासिक और भाषाई अर्थ है, यानी कि जो केरलम है ये मलयालम शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी कि, और जो केरल है ये कहीं ना कहीं इसमें अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि केरल अंग्रेजी शब्द है, केरलम जो है मलयालम शब्द है, मलयालम, और जो केरल है वो अंग्रेजी शब्द है। तो ये लोग जो है अपने यहाँ अपने कल्चर और अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि जो केरल है वो पहले 1920 के दशक में मद्रास प्रेसिडेंसी ने त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर मलयालम भाषी राज्य बनाया था। यानी कि जो मालाबार है और त्रावणकोर है और जो कोचीन है, इन हिस्सों को मिलाकर मलयालम भाषा बोलने वाले राज्य को केरल राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस तरीके से जो है जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सैयद फैजल अली ने की थी, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि केरल का गठन भाषाई एकता के आधार पर करना चाहिए। यानी कि ज्यादातर जो है यहाँ के लोग वो मलयालम भाषा बोलते हैं और कुछ लोग जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो है यहाँ मलयालम भाषा बोलते हैं, तो उसके आधार पर जो है राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का लक्ष्य रखा गया। चूंकि ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति और इतिहास को जो है काफी वैल्यू देते हैं, यानी कि जो अपना कल्चर है, जो अपनी भाषा है, उसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से जो है इन्होंने केरल राज्य का नाम बदलने का निर्णय लिया। क्योंकि आप जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो पूरा राज्य का गठन भी हुआ था वो मलयालम भाषा बोलने वाले लोगों के उस पे किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो है
मान लो कि 90% लोग मलयालम बोलते हैं, 10% लोग तमिल बोलते हैं, तो इन 10% को छोड़ दिया जाए तो इन 90% लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है केरल को केरलम बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है अतुल कुमार चौधरी, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है पंकज बंसल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अतुल कुमार चौधरी जो हैं, अतुल कुमार चौधरी जो हैं, इनको जो है ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ट्राई का इन्हें नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं अतुल कुमार चौधरी के बारे में। तो ये जो है ये 1989 बैच के भारतीय दूर संचार सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, और इसके पहले जो ये विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, यानी कि जो अपना आधार कार्ड है, इसके उप महानिदेशक के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। उप महानिदेशक के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और ये इनका जो कार्यकाल ट्राई में नियुक्त किया गया है, ये कितने साल के लिए किया गया है? ये 2 साल के लिए किया गया है। तो अगर आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि जो हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को कितने साल के लिए नियुक्त किया गया है, या फिर इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो आप लोग याद रखिएगा 2 साल का इनका कार्यकाल है। ठीक है, ट्राई क्या है? भारतीय दूरसंचारक नियामक प्राधिकरण है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी प्रायोजन को वर्ष 2036 तक बढ़ाने का फैसला किया है? उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में करवाया था, ये आज का आपका टेस्ट है। और जो भी इस टेस्ट का क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, कोई भी क्वेश्चन का अभी भी जो है, जितना मैं क्वेश्चन हर दिन एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए रखती हूँ, लेकिन किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। होपफुली कि अब आगे से आप लोग जो है एक क्वेश्चन का आंसर एटलीस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। और कम्युनिटी पर भी हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, उस पे भी आप लोग अपना मतलब जो है, जो भी आपका आंसर हो वो आप सही गलत कुछ भी दे दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उसका आंसर कीजिए, क्योंकि आंसर करने से क्या होता है, जो भी गलतियां हैं वो हमारी यहीं पर सुधर जाती हैं, वो एग्जाम में फिर अब आपको वैसी मिस्टेक देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए हम तो, मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही गलतियां पता चलती हैं। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो काफी अच्छी लग रही होगी। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।